2024 में ही जो मोदी जी के अगेंस्ट या मोदी जी के पैरेलल स्टैंड होने में सक्षम होगा या जिसकी छवि जो है उस तरीके की बनेगी, 29 में वही आएगा, 29 में मोदी जी नहीं आएंगे। और मोदी जी को भी इस बात का अंदाज अच्छे से है कि जो भी इसके बाद स्टैंड होगा 29 में वो हमें पूर्ण रूप से रिप्लेस कर देगा। और या ऐसा भी पॉसिबल है कि अगर कोई बहुत मजबूती के साथ 2024 में ही खड़ा हो जाए तो मोदी जी के लिए मुश्किल हो सकती है। अगर ये आंकड़ा जो इनका 200 400 वाला जो इन्होंने आंकड़ा बताया है, ये आंकड़ा अगर 273 के आसपास में रह जाए या भाजपा का आंकड़ा जो है अपने तौर पर जो है वो 200 के नीचे रह जाए, ऐसी कंडीशन में अब मोदी जी के सामने दो चुनौतियां। पहली चुनौती तो ये है इंडिया अलायंस की, कि इंडिया अलायंस के साथ एक बहुत बड़ा वोट शेयर है, वो संगठित हुए इस समय टूट रहे हैं या एक साथ नहीं है, सीटों को लेकर के हो या और कई सारे मुद्दे हैं जिस पर वो आपस में सहमति नहीं बना पा रहे हैं। और जो है ये भारत जोड़ो जो राहुल गांधी की न्याय यात्रा चल रही उसमें भी खुल करके सारे लोग एक साथ नजर नहीं आ रहे हैं। पूरा वो इंडिया अलायंस की अगर यात्रा होती तो मुश्किल था मोदी जी के लिए, पर वो सिर्फ एक कांग्रेस की यात्रा हो गई है, राहुल गांधी की यात्रा हो गई है। उसमें जो है इंडिया अलायंस का जो है अलग अलग स्टेट में जहां जा रहे हैं, जहां उनके गठबंधन के लोग जहां हैं वो साथ तो आ रहे हैं, लेकिन अगर ये यात्रा देखी जाए मुख्य रूप से तो वो कांग्रेस की यात्रा है, यानी राहुल गांधी की यात्रा है, वो इंडिया अलायंस की यात्रा नजर नहीं आ रही है। ऐसी स्थिति में मोदी जी के सामने जो है इंडिया अलायंस से भी बड़ी एक और चुनौती आ रही है, वो ये है इंटरनल चुनौतियां। यानी मोदी जी के बाद भाजपा में कौन लोग हैं जो मोदी जी को चुनौती दे सकते हैं। और ऐसे में कुछ लोगों का जो नाम, दो चार लोगों का नाम सामने आता है, उसमें सबसे पहला नाम ही आता है अमित शाह का। अब आप अगर देखेंगे तो मोदी जी जिस आधार पर बने या जिस आधार पर आगे मोदी जी को किया गया, अमित शाह में उस तरीके की चीजें नहीं हैं। और कहीं ना कहीं आप भले ही ये माने कि अमित शाह जो है वो भाजपा के लिए या एनडीए के लिए एक चाणक्य के तौर पर है, पूरी पार्टी को हैंडल करने के लिए और वो सारी चीजों को मैनेज करने के लिए वही हैं। इस कंडीशन में भी अगर ये देखा जाए कि अमित शाह जो है मोदी को रिप्लेस कर करके या मोदी के अल्टरनेट हो सकते हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता। दूसरा जो नाम आता है बहुत बड़ा मोदी जी के बाद, वो यूपी के सीएम योगी जी का आता। अब योगी जी के साथ संभावना सिर्फ इतनी है कि भाई अगर संघ ने योगी जी पर मुहर लगा दी तो भाई फिर संभव है, बाकी और योगी जी की कोई बड़ी संभावना नजर नहीं आती है। भले ही आम कुछ लोग ऐसे अक्सर बोलते हैं, आपने सुना होगा कि 24 में मोदी फिर 29 में योगी, इस तरीके की चीजें ये नारेबाजी चलती रहती है। लेकिन अब अलग अलग लोगों के चाहने वाले हैं तो वो हर कोई चाहता है कि भाई हमारे लोग हैं तो वो पीएम बन जाए, सीएम बन जाए। वो तो हर कोई, मायावती के लोग भी चाहते हैं मायावती सीएम बनेंगी। तो ये अलग अलग चीजें हैं। योगी जी के बाद अगर कोई तीसरा चेहरा आता है तो वो है राजनाथ सिंह का। राजनाथ सिंह जो है अगर देखें इस समय के हिसाब से तो राजनाथ सिंह जो है कहीं बहुत एक्टिव या बहुत कुछ बयान नहीं देते हैं। सामान्य रूप से वो अपनी राजनीति कर रहे हैं, ड्यूटी कर रहे हैं, जो भी उनकी जो उन्हें जिम्मेदारियां मिली हुई हैं उन्हें वो निभा रहे हैं। तो उस हिसाब से लगता नहीं है कि वो कोई ऐसी बड़ी भूमिका निभाएंगे भविष्य में। अब एक संभावना ये भी है कि कई सारे लोग जो है इस बार टिकट कट सकता है, तो ऐसा भी संभव। चौथे नंबर पे आते हैं नितिन गडकरी, और यही सबसे बड़ी चुनौती है, नितिन गडकरी। जी हाँ, नितिन गडकरी को अगर आप गौर से देखेंगे तो एक दौर में इनके पास थे 5 मंत्रालय। आज के दौर में इनके पास सिर्फ वो सरफेस ट्रांसपोर्ट और हाईवेज बचे हुए हैं और इसी पर जो है वो काम करते हैं। लेकिन नितिन गडकरी की एक शानदार चीज़ ये है कि भाई वो जो काम, उनका जो डिपार्टमेंट है या उनका जो मंत्रालय है उसका काम वो पूरा वो डिलीवर करते हैं। वो काम अपना जो है वो पूरा अच्छे से कर रहे हैं और वो काम उनका जमीन पर दिख रहा है। वो खुल करके बोलते भी हैं, भ्रष्टाचार को लेकर के और सारी चीज़ों को लेकर के कुछ रिपोर्ट्स आई, कैग की रिपोर्ट्स आई और कई एबीसीडी चीज़ें हुई उनके साथ, उनका उन्होंने खुलेआम सामना किया और बहुत कुछ हुआ नहीं। और वो सरकार पर भी सवाल करते हैं, सरकार के विपक्ष में जो है उन पर भी सवाल करते हैं, और उनके संबंधों की अगर बात की जाए तो वो विपक्ष के भी लोगों से बहुत बेहतरीन है, पक्ष के भी लोगों से बहुत बेहतरीन है। और पिछले दिनों आपने एक बयान और सुना होगा, उन्होंने कहा था कि जो काम करने वाले हैं उनको सम्मान नहीं मिलता है, जो और अनियमितताएं करने वाले हैं वह उनको सजा नहीं मिलती है। इसी का नाम जो है सरकार होता है। और इस बयान के पीछे ये कहा गया कि वो कहीं ना कहीं अपनी खुद की मोदी सरकार को ही आईना दिखाने के लिए कह रहे थे कि भाई ये इस तरीके की स्थितियां हैं।
अब इसके पीछे अजित पवार कारण हो सकते हैं, या इसके पीछे नीतीश कुमार कारण हो सकते हैं, या इसके पहले भी बहुत सारे लोग थे जो इधर के उधर, उधर के उधर हुए। लेकिन उनकी खासियत जो है वो ये है कि वो लगातार बोलते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, वो लगातार काम करते हैं। तीसरी चीज, उनकी अपनी एक जो है क्षेत्र है, यानी लोकसभा सीट है, और उसके आसपास की एक दो सीटें और हैं, वहां पर भी वो बहुत प्रभावी रूप से हैं। यानी अपनी सीट तो अपने दम पर जीतते ही हैं, आसपास के जो लोग हैं उन्हें भी वो अपने दम पर जिता सकते हैं। तो उनका प्रभाव इस तरीके से है नागपुर या उसके आसपास की सीटों पर। अब इन सारी चुनौतियों से लड़ने के लिए जो संभावनाएं व्यक्ति गई हैं कुछ विश्लेषकों के द्वारा, वो ये कहा गया कि भाई पॉसिबल ये है कि मोदी जी इस बार राजनाथ सिंह हों, गडकरी जी हों, या दो चार और ऐसे नाम हैं, या आपके मेनका गांधी हैं, उनके बेटे हैं वरुण गांधी, चार पांच और नाम हैं। इन लोगों को इस बार ऐसा संभव है कि टिकट तो दिया जाए, लेकिन इन्हें जो है वो जिम्मेदारियां अब नहीं दी जाएंगी। अब मोदी जी के सामने ये दोनों जो है बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। एक तो इंटरनल चुनौती उन्हें मिल रही है 2029 में सक्सेसर के लिए, यानी जो उन्हें रिप्लेस करेगा, रिप्लेस करने के लिए, यानी जो उनको, यानी अगली बार जो है जो पीएम पद का दावेदार होगा। उसके साथ में एक संभावना ये है कि यदि सीटें जो है बहुत ज़्यादा उलटफेर होती हैं तो 2024 में भी कोई बड़ा उलटफेर संभव है। क्योंकि आप अगर देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपके मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम नाराज हैं, मामा जी। वसुंधरा राजे को भी कहा जा रहा है कि वसुंधरा राजे भी कहीं ना कहीं नाराज हैं। कई ऐसे बड़े चेहरे हैं जो कहीं ना कहीं कठपुतली नहीं बने इस वजह से दरकिनार हो गए हैं, और उनकी जगह पर कोई ना कोई कठपुतली नेता को बैठा दिया गया है जो दिन रात जो है बस एक ही नाम मोदी जी मोदी जी मोदी जी कर रहा है, और इस वजह से ही वो जीत रहा है। और इस वजह से ही उसे जिताया जाता है कि भाई ये जो है टक्कर नहीं देंगे, या चैलेंज नहीं करेंगे, या हमें रिप्लेस करने की कोशिश नहीं करेंगे, हमारे सामने बैठेंगे नहीं, जबान नहीं खोलेंगे, इस तरीके की स्थिति। तो अब एक तो ये हो गई। दूसरी, इंडिया अलायंस को तोड़ने मरोड़ने की जो भी संभव कोशिश है वो सब कुछ हो रहा है। तो एक तो सबसे बड़ी चीज ये थी कि भाई 400 सीटें आएंगी कि नहीं, तो भाई आज की डेट में 400 सीटें मुश्किल है। बिहार में सी वोटर का सर्वे, भाजपा घाटे में जा रही है 32 सीटों के साथ में, यानी 7 सीटें का लॉस। महाराष्ट्र में 7 सीटों का लॉस है, यानी महाराष्ट्र में 23 थी पिछली बार, इस बार 16 मिल रही हैं, वहाँ भी 7 सीटों का लॉस है। और साउथ में अगर 132-33 सीटों का हिसाब किताब देखा जाए तो वहाँ भी जो है मोदी जी को, यानी इंडिया अलायंस को करीब 76, और मोदी जी वाला जो एनडीए अलायंस है उसको जो है 27 सीटें मिल रही है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो भाई 400 सीटें तो कहीं नहीं मिल रही हैं। तो मोदी जी के पास इस समय बड़ी चुनौती के रूप में ये सारी चीज़ें हैं। उसको मोदी जी अब किस तरीके से हैंडल करेंगे ये उनके ऊपर है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि मोदी जी अक्सर जो है अंतिम समय में कोई चमत्कार कर देते हैं और मामला सारा पलट जाता है। बहरहाल इस बार मोदी जी क्या चमत्कार करेंगे इसका इंतजार हर कोई कर रहा है, और अगर ऐसा कोई चमत्कार नहीं होता है तो फिर मोदी जी खुद ही एक चमत्कार हो जाएंगे, ऐसी भी संभावना है। बहरहाल आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। हम आपसे मिलेंगे किसी और चर्चा में, तब तक के लिए नमस्कार।